वेलकम टू एपिसोड हो जाएगा किसी का हेलो वेलकम टू लेगेसी। अभी हम चालू कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके पहले के जो यूनिट्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख सकते हो। जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे अपलोडेड है। इस यूनिट को जब आप पढ़ रहे हो तो और स्पीड बढ़ा के मत देखना, स्पीड ऑलरेडी फास्ट है, फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो शांति से बिना स्पीड बढ़ाए देखना, समझ भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ईयरफोन लगा लोगे तो किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। लेट्स स्टार्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? आप समझेगा नहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले ये समझो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका गवर्नेंस और अच्छे से कैसे करा जा सकता है वो हम समझने की कोशिश करें। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसकी नीड क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, सबसे अच्छी से अच्छी चीज क्या हो सकती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, उसमें ऑडिटर का क्या काम होता है, ऑपरेशनल लेवल पे क्या चीजें हो सकती हैं, रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंट्स की रिपोर्टिंग में बेस्ट चीज क्या हो सकती है, शेयर होल्डर्स को से बढ़ाने के लिए उनकी और डेमोक्रेसी बढ़ाने के लिए क्या करा जा सकता है, बेस्ट चीज। कॉर्पोरेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम रहता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, किस तरह से बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से होते हैं, प्रोसेस क्या रहती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, बोर्ड क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल क्या रहता है, ऑडिटर का रोल क्या रहता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट और क्या आती जा रही है धीरे धीरे टाइम के साथ। तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, रजिस्टर होती हैं, सक्सेसफुल भी होती हैं, लेकिन बहुत टाइम तक चल नहीं पाती, बंद हो जाती हैं। क्यों? क्या रीजन है? टाटा और इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं वो अभी तक जिंदा है और कंटिन्यूसली प्रॉफिट करती जा रही है और अभी भी रेलेवेंट है, गोइंग कंसर्न उनका मेंटेन्ड है। वो रीजन है गोइंग कंसर्न, वो हम समझने की कोशिश करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहली बात, अगर कोई छोटा एक इंसान अपना बिजनेस चालू करता है, फिर उसके कुछ दोस्त आते हैं साथ में बिजनेस करते हैं, फिर उनको थोड़ा प्रॉफिट होता है, फिर एक छोटी बिजनेस बनाता है, फिर वो एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होता है, फिर एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होता है। जो कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड होती है उसे हम कॉर्पोरेट कहते हैं। पब्लिक कंपनी जो होती है वो शेयर होल्डर से पैसे मंगाती है और उनके पैसे से बिजनेस करती है। जो शेयर होल्डर होता है वो असल में उसका ओनर होता है। ठीक है, जो पब्लिक कंपनी रहती है उसमें हजारों इंप्लॉइज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात हो रही है यहाँ पे हजारों करोड़ का पैसा इन्वॉल्व रहता है। जो पूरी कंट्री की इंडस्ट्री की इकोनॉमी है वो एक एक कंपनी पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल समझो कि सत्यम स्कैम हुआ था, किंगफिशर स्कैम हुआ था, पूरी इकोनॉमी हिल गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा से होता है, पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट रहती है बड़ी कंपनीज के ऊपर। तो इस केस में शेयर होल्डर्स पैसा तो लगा देते हैं, तो फिर उनके पैसे को सेफगार्ड करने के लिए वो अपॉइंट करते हैं कुछ लोगों को, जिन्हें कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में से किसी एक बंदे को चुनते हैं, जिसे कहते हैं द बोर्ड का चेयरमैन, जो कि रिप्रेजेंट करता है कंपनी को। अभी समझो स्ट्रक्चर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सीनियर मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि सीईओ सीएफओ टाइप के लोग। फिर हर जो सीईओ होता है उसमें अलग अलग एसबीओ में उसका अलग डिपार्टमेंटल हेड रहता है। डिपार्टमेंटल हेड के अंदर फंक्शनल हेड्स रहते हैं, फंक्शनल हेड के अंदर शॉप फ्लोर मैनेजर और उसके अंदर एम्प्लॉइज रहते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये स्ट्रक्चर कितना अच्छा है या अच्छा नहीं है उससे डिटरमिन होता है कि कोई कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या नहीं कमाएगी, वो चलती रहेगी या बंद हो जाएगी, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो कुछ जो अलग अलग ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे कि हमारे कस्टमर्स हैं, कंपनी के सप्लायर्स हैं, बैंकर को लोन देना है नहीं देना है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, कॉम्पिटिटर को चाहिए कि भाई कोई कंपनी नहीं आ रही है तो उससे मैं कैसे आगे रहूं। तो जो भी इंटरेस्टेड रहते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस में उन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हमें समझनी है। आपको अब समझ में आएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टे रहता है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व रहता है और बहुत सारे लोगों का एक्सटर्नल पैसा इन्वॉल्व रहता है। इसके लिए कंपनी को और अच्छे से चलाने के लिए हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझते हैं। ठीक है, देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एक मैकेनिज्म या प्रोसेस जिसके बेसिस पर बिजनेस को कंट्रोल करा जाता है, डायरेक्ट करा जाता है, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा कंपनी का, किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या राइट्स रहेंगी, क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या कोड रहेगा, क्या वैल्यूज रहेंगी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, कौन डायरेक्टर रहेगा, कितने डायरेक्टर्स रहेंगे, कौन मैनेजर रहेगा, कौन रेगुलेटर है, उसको क्या हमें क्या उसे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, कौन कौन स्टेक होल्डर्स उनको किस तरह मैनेज करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे डिसीजन मेकिंग के। इस पूरी डिसीजन को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्वॉल्व करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? कॉर्पोरेट मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नेंस मतलब उनको चलाने का तरीका। तो बड़ी कंपनीज को अच्छी तरीके से चलाने का तरीका होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझने की कोशिश थोड़ा डिटेल में करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है एथिकल, एक्सेप्टेबल, रीजनेबल एक्शन जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जिससे कंपनी भी अपना विजन अचीव करने की कोशिश करती है। समझ में नहीं है? देखो, जैसे रतन टाटा जी हैं, उनके बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं, तो वो सब एक यूनिट की तरह काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो और सोसाइटी का भी फायदा हो। उसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो रतन टाटा जी करते थे टाटा में, वो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक तरीका है जिसे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सोसाइटल गोल्स दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। इसमें हमें ये भी जस्टिफाई करना पड़ता है कि प्रमोटर अपना इंडिविजुअल गोल भी पूरा करते रहे। प्रमोटर कौन होता है या की इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो बड़े बड़े पैसे लेते हैं कंपनी से, तो उनका उन्हें भी पैसा मिलता रहे और सोशल गोल भी पूरे होते रहे। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोशिश रहती है। ये तरीका रहता है जिससे ट्रांसपेरेंट तरीके से कंपनी अपने गोल को पूरा कर सके, अपने वैल्यूज और मोरल्स को मेंटेन करते हुए। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बेंचमार्क बनाती है किस तरीके से डायरेक्टर्स को काम करना है, उसका बेंचमार्क बनाती है। उनकी ड्यूटीज क्या है, उन्हें शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करना है, अलग अलग एम्प्लॉइज सोसाइटी के लार्ज के इंटरेस्ट में काम करना है, ये मैंडेट करती है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसमें असिस्ट करती है कोहेसिव और ट्रस्ट बेस्ड कंडक्ट करने के लिए मैनेजर्स को, अलग अलग ओनर्स और प्रमोटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ट्रस्ट बेस्ड जो आप काम कर रहे हैं उससे लोगों को कंपनी में ट्रस्ट बढ़े, इस तरह से काम आपको करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है इसमें जो लार्जली किस पे इसका पूरा ओनर्स रहता है, डायरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कंपनी की टोन कैसी रहेगी, कंपनी कल्चर कैसा रहेगा। जैसे टाटा को एक इंस्टीट्यूशन की तरह अपने आप में दिखा जाता है कि बहुत एथिकल है, बहुत सालों से है और वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर करता है
कि किस तरह से कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट करा जाएगा और कंट्रोल करा जाएगा। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल काम रहता है, लेकिन उसको भी अच्छी तरीके से चलाना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आता है। इसमें राइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, अलग-अलग पार्टिसिपेंट्स रहते हैं कॉर्पोरेशन के अंदर, किस तरह से रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करा जाएगा डिसीजन लेने के लिए, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अलग-अलग सोशल, रेगुलेटरी और मार्केट एनवायरनमेंट के ऊपर। जो गवर्नेंस है, ये मैकेनिज्म है मॉनिटर करने के लिए एक्शंस कि किस तरह से स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करी जाएगी और ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करा जाएगा। मैनेजमेंट में जो सारी चीजें होती हैं वो सब इसके अंदर आएंगी कि कैसा एक्शन, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे रहेंगे, परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करा जाएगा, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर आपको किस तरह से करना पड़ेगा। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मेन इंपॉर्टेंस इन वन लाइन आप समझोगे तो जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, जो हमने ऊपर देखे अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका ट्रस्ट जिंदा रहना चाहिए कंपनी के अंदर कि भाई कंपनी अच्छी है, पैसे लगाऊंगा तो चलता रहेगा, कंपनी चलती रहेगी। ट्रस्ट रहना चाहिए लोगों का मार्केट के ऊपर, उसको मेंटेन करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करा जा रहा है। अगर ट्रस्ट रहेगा तो कंपनी की लाइफ भी अच्छी रहेगी। आज की तारीख में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें हमारे मार्केट में काम कर रहे हैं, हमें ग्लोबलाइज मार्केट में काम कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट बाहर से लाते हैं। इंडियन कंपनीज जो 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 पैसे लगाते हैं उन्हें कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो क्या करते हैं, इंडिया के बाहर से आते हैं और डॉलर्स में पैसा लगाते हैं, जो कि इंडियन कंपनीज को चाहिए। लेकिन वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, वो ये देखते हैं कि आप क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हो, क्या आप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मेजर्स लेते हो, आपकी एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और क्या आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हो, क्या आपका गवर्नेंस अच्छा है, आपकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है। तो अगर हमें बाहर से पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और अच्छा करना पड़ेगा। आज की तारीख में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं है, उसे और अच्छा करने की जरूरत है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने के लिए हमें समझने की जरूरत है। जो मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज है, सिर्फ आप नेशनल लोगों से कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, इंटरनेशनल लोगों से कॉम्पीट कर रहे हो। जो कॉम्पिटिशन है उसको एक स्पोर्टिव एटीट्यूड के साथ आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रेशर आप पे बढ़ जाएगा एक मैनेजर के ऊपर। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेड बैरियर्स हटते जा रहे हैं और ड्यूटीज कम होती जा रही है, तो मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती है कंसिस्टेंटली। तो एक मैनेजर को पेशेंट रहना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी को और प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए। कई सारी जो कॉर्पोरेट्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी लैक करती है, डिस्क्लोजर और एम्बेजलमेंट करती है। एम्बेजल मतलब चोरा लेती है पैसे को। अगर वो ऐसा करती हैं तो वो अपना इकोनॉमिक लॉस तो करती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी जिंदा नहीं रह पाएंगी। वो अपना इमोशनल और सोशल लॉस भी करती हैं, क्योंकि उनकी इमेज खराब हो जाती है लोगों की आंखों में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस क्या क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर्स है उनका ट्रस्ट कंपनी के अंदर बढ़ता है। अलग अलग स्टेक होल्डर जो है वो कितने अच्छी तरह से बिजनेस को करा जा रहा है, इफेक्टिवली कंडक्ट करा जा रहा है, उस पर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दो इफेक्ट रहते हैं। पहली बात कि वो मैनेजमेंट की लायबिलिटी एक्चुअली कम करता है, लेकिन उनकी मोरल लायबिलिटी बढ़ा देता है कि आपको सिर्फ बिजनेस रन नहीं करना है, आपको बिजनेस को नर्चर करना है। सिर्फ बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमाना है, बिजनेस के तरीके को भी आपको अच्छा रखना है बिजनेस करने के। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी कंपनी को अगर आपको लॉन्ग लिविंग और रिस्पेक्टेबल बनाना है, जैसे कि टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ये वो कंपनी है जो ग्रो भी करी है, जिन्हें प्रॉफिट भी कमाया है, लेकिन ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर भी बनाया है बिजनेस का, जो कि लोग जिसकी बहुत रिस्पेक्ट करी जाती है। एक टाइटन वॉचेस का डीलर था, उसने कई जनरेशन से डील कर रहा था। उसने बोला कि मैं पहली बार ऐसा बिजनेस, हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, कई सारे लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, टाइटन के साथ हम ऐसा बिजनेस करते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट रह के सच कह के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये हम पहला बिजनेस करते हैं। टाटा इज वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी। तो आपको समझना है कि रतन टाटा जी जो भी चीजें करते थे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आएगा। ठीक है। रिस्क मॉनिटरिंग, जो ग्लोबली आप रिस्क फेस कर रहे हो तो उसको किस तरह रेशनलाइज करना है, उसको किस तरह डील करना है, ये सारी चीजें आएंगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और क्यों प्रमोट करा जा रहा है, क्योंकि किंगफिशर के एपिसोड से देखिए, एक किंगफिशर ने अपनी प्राइस डाउन करी, प्राइस डाउन करी, प्राइस डाउन करी और पूरी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई। तो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है पूरी इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए। अभी प्रॉब्लम्स और इश्यूज क्या क्या आते हैं। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की जरूरत है। इन्फॉर्मेशन फ्लो होती रहनी चाहिए। जैसे कि आपका फ्लोर मैनेजर है, उसने डिपार्टमेंटल हेड को कुछ बोला, उसने एसबीओ को कुछ बोला, उसने सीईओ को कुछ बोला, इंटरनली उसने बोला और सीईओ ने उसके लिए एक्शन ले लिया, तो जो एम्प्लॉय है वो फील करेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे कोई फर्क पड़ रहा है और मैं भी मैटर करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जो बाहर के लोग हैं, कस्टमर्स, इन्वेस्टर, जो वो इस चीज को सुनेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कंपनी के अंदर। तो जो एम्प्लॉय है वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और ब्रांड एम्बेसडर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे एलआईसी है तो उसके जो एम्प्लॉय एजेंट है वो हमेशा बोलते रहते हैं कि बहुत ट्रस्टवर्दी है, आप यहाँ पे लीजिए पॉलिसी, अगर आप सही क्लेम है तो आपको जरूर मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन फ्लो है इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये बहुत जरूरी होता है। इसके लिए अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। फिर अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है। अगर जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं इसमें कई सारी चीजें हम छुपा सकते हैं, अनएथिकल चीजें हम करते हैं, छुपा सकते हैं। एग्जांपल, अगर कंपनी है उसको लोन लेना है, बैंक से लोन मिलेगा 10% पे, उसने वही अपने डायरेक्टर से पैसे ले लिए और उसको 20% इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है, तो कंपनी का लॉस हो रहा है लेकिन डायरेक्टर का फायदा हो रहा है, ये गलत चीज है। तो ये अवॉइड करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मेजर्स होने चाहिए इसको अवॉइड करने के लिए। कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग, जो जनरल एम्प्लॉइज रहते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि असल में अंदर क्या हो रहा है, और वो खुद मॉनिटर तो कर नहीं सकते क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है करने के लिए। उन्हें कब पता चलता है कि कोई फ्रॉड हुआ है, जब कंपनी बंद हो चुकी रहती है, उनका पैसा लेके ओनर पैसा लेता है और इंडिया छोड़ के भाग जाता है ओवरनाइट, कंपनी बंद होने के बाद ही पता चलता है। तो उसे ठीक करने के लिए, अच्छी रिपोर्टिंग करने के लिए, अच्छी तरीके से लोगों का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग अच्छी नहीं चाहिए, कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा है, तो शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड ना हो, ये प्रॉब्लम्स है आज के कॉर्पोरेट में। इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और अच्छा करने की जरूरत है। तो सबसे अच्छी चीज क्या करी जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो उसको समझने के लिए हमने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी से अच्छी चीजें हैं, उसको कैटेगराइज कर दिया कि लेवल ऑफ स्टेक होल्डर्स और एक्टिविटीज है। तो पहला समझेंगे कि डायरेक्टर अच्छी से अच्छी चीज क्या कर सकता है, ऑपरेशनल लेवल पे अच्छी से अच्छी चीजें क्या हो सकती है, अकाउंट्स की रिपोर्टिंग में अच्छी से अच्छी चीज क्या हो सकती है, और शेयर होल्डर्स की से बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए शेयर होल्डर्स में और अच्छी चीजें क्या करी जा सकती है, बेस्ट चीज क्या करी जा सकती है। तो डायरेक्टर्स के कंडक्ट में क्या होता है, कंपनीज आज की तारीख में अपना स्ट्रक्चर स्पेसिफाई कर रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग आएंगे, जो आ रहे हैं उनको हम कितने पैसे दे रहे हैं, कौन कौन से अलग बेनिफिट दे रहे हैं, उनके रोल को कैसे एम्पावर कर रहे हैं, किसी एक रोल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या अकाउंट किस चीज के लिए अकाउंटेबल है, ये सारी चीजें बता रहे हैं। और वो ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोर्ड को दिए जा रहे हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे, किससे क्या रिक्वायर्ड है लोगों को पता रहे। फिर ऑपरेशनल लेवल, कई बार क्या होता है कंपनी ओवरस्टेट या अंडरस्टेट करके बताती है या कुछ अकाउंट्स को छुपा लेती है। इसमें क्या होता है कि अगर
कई सारी जो फर्म्स हैं वो अपनी ग्रीड के लिए पर्सनली काम करते हैं। समझो, अगर किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी के साथ, तो कंपनी अंडर द टेबल पैसे दे देगी उसको, या उससे पैसे ले लेगी और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, और इस चीज को बुक्स में नहीं लिखेगी, और इसके जो पैसे हैं कमीशन मैनेजर अपना ले लेगा अलग से, तो वो साइफन ऑफ कर लेता है पैसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मॉर्निंग स्टार बोली कंपनी ने डुअल स्ट्रेटजी बनाई कि जो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कम कर दो और जो एम्प्लॉइज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दो। एम्प्लॉइज डिसाइड करेंगे कि कौन मैनेजर रहेगा, वो किस तरह से काम करेगा, तो स्कोप ऑफ करेक्शन कम हो जाएगा। एग्जांपल समझो कि एक ऑडिट कमेटी है, तो ऑडिट कमेटी में 10 लोग हैं, तो जो मैनेजर है जो फ्रॉड कर रहा है वो उन 10 लोगों को खरीद लेगा। लेकिन अगर सारे 10,000 एम्प्लॉइज आपके लिए काम कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली आपको चेक में रख रहे हैं, तो आप 10,000 के 10,000 को खरीद नहीं सकते, कोई ना कोई बता देगा कि आप कुछ फ्रॉड कर रहे हो। फिर रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंटिंग लेवल में बेस्ट चीज क्या हो सकती है, जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो शेयर होल्डर्स को भेजी जाती है। इस रिपोर्ट के बेसिस पर वो समझते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह चल रहा है, जिसमें हमने पैसे लगाए हैं। तो लीगली रिक्वायर्ड है कि आपको सही डिस्क्लोजर करना है, सही रिपोर्टिंग करनी है कंपनी एक्ट के हिसाब से। डिस्क्लोजर किस तरह से करना है, उसको सबमिट करना होता है शेयर होल्डर्स को। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने उसको रीड आउट लाउड करना पड़ता है, सुनाना पड़ता है कि ये हुआ, इतने पैसे कमाए, यहाँ पे लॉस हुआ। न्यूज़पेपर में भी डालना पड़ता है, और अगर कोई स्टेक होल्डर मांगे तो उसको कॉपी भेजनी पड़ती है। अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है उसको, ऐसा नहीं कि कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो नहीं। उसका फॉर्मेट फिक्स रहता है और वो डिस्क्लोजर मैंडेटरी है, बाय लॉ करना ही पड़ता है। अगर मान लो कि शेयर होल्डर से कोई चीज, आपको कोई भी कंपनी कैसे काम करती है कि उसे कहीं पैसे लगाने हैं, तो शेयर होल्डर से वोटिंग से उससे पूछती है, तो वोटिंग से पहले एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है। उसके अंदर सब बताना पड़ता है कि ये हम पैसे लगाना चाह रहे हैं, इस चीज में लगाना चाह रहे हैं, इसमें इतनी रिस्क है, इसमें इतना पैसा लग सकता है, इतने टाइम तक पैसा लगेगा और इतना रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें शेयर होल्डर्स को बतानी पड़ेगी रेजोल्यूशन से पहले, एनुअल जनरल मीटिंग से पहले बतानी पड़ती है। ठीक है, जो सेबी है उसने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हैं डिस्क्लोजर और अच्छा करने के लिए। तो जो रिपोर्टिंग है वो और स्ट्रिक्ट बना दी गई है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, सेबी के हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से, ताकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो और शेयर होल्डर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन पता हो कि उनके पैसे के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद शेयर होल्डर्स का स्टे बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेसी और अच्छी करने के लिए क्या करा जाता है कि जो वोटिंग है शेयर होल्डर्स की, वो उनकी होल्डिंग से प्रोपोर्शनल लेनी चाहिए। क्या होता है कि जो नॉर्मल काम होते हैं किसी भी चीज के, उसके लिए आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, सिंपल मेजोरिटी 50% से लोग, जो लोग मीटिंग में बोल दिया तो पास हो गया। लेकिन जो बड़े बड़े काम होते हैं उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कम से कम 75%, मोर देन 3/4 ऑफ द पीपल ने हाँ बोलना चाहिए। तो वोटिंग के और ऑप्शंस लेके आ गए। कैसे? आप मीटिंग में जाओ, शो ऑफ हैंड से बोल दो भाई यस और नो। आप खुद नहीं जा सकते तो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर दो। आप पोल से वोटिंग कर सकते हो। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर लीगल प्रोसीजर बनाई गई, जिससे मान लो कि आपने शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करा है, गलत इन्फॉर्मेशन देके कि भाई बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, आप लगा दो पैसे, आपने फॉल्स प्रोस्पेक्टस दिया है, तो सिर्फ एम्प्लॉइज या ऑडिटर्स को अकाउंटेबल नहीं माना जाएगा, जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी अकाउंटेबल माना जाएगा और उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनसे फाइन कलेक्ट करा जाएगा, पिनलाइज करा जाएगा उनको। ठीक है, जो सेबी है उसने भी ऐसी चीजें लाई हैं, ऐसे रूल्स लाए हैं जिससे कि अवेयरनेस बढ़े पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के अंदर। और जैसे आप पोटेंशियल शेयर होल्डर है, आप लोगों को बता रहे हो प्रोस्पेक्टस में कि आप हम यहाँ पैसे लगाने वाले हैं, तो कंपनी अपने साइड से रिस्क मिटिगेट करके बताएगी कि भाई हम यहाँ पैसे लगाने वाले हैं, इसमें 20% चांस है कि पैसा डूब सकता है। ये कंपनी को खुद बताना लीगली मैंडेटेड है, वो भी किसी एक प्रोफेशनल से, एक्सपर्ट को अपॉइंट करके। ठीक है, और उसके पैसे भी कंपनी देगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और डेमोक्रेसी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, शेयर होल्डर्स की कंडक्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में। फिर जो बोर्ड और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका मेन काम रहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पूरा करने में। बोर्ड क्या करता है? लीडरशिप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है और सही रिप्रेजेंटेशन शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करता है। इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रमोटर डायरेक्टर होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं जो डायरेक्टर बनते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉमिनेटेड डायरेक्टर रहते हैं, मतलब एक सीईओ रहेगा, एक सीएफओ रहेगा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। वो तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन सकता है? एक कोई इंसान जो कि क्वालिफाइड हो, ऐसा इंसान जिसके पास एक्सपीरियंस हो अलग अलग फील्ड्स का, ऐसा इंसान जो सुटेबल टाइम दे सके अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम अपना लिख दिया आपने, आपको एक्टिवली पार्ट भी लेना है काम में। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं रहता है, अलग होता है। ये स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट रखता है चीजों को। ये इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है कि ऑडिट कमिटी जो है सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर मान लो कोई फैमिली ओन्ड बिजनेस है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का और काम बढ़ जाता है ये देखने में कि किसी को छुपाया तो नहीं जा रहा है और सही पिक्चर दिखाई जा रही है कंपनी को। दिस वाज हाफ द चैप्टर। एक ब्रेक लेते हैं। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। हाँ जी, फोकस। अभी हम देखेंगे बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अप्रूव करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोर फिलोसफी क्या रहेगी, उसका मिशन क्या रहेगा, उसका विजन क्या रहेगा। बोर्ड जो है वो मॉनिटर करेगा कि कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस और स्ट्रेटजी कैसी है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी स्ट्रेटजी किस तरह की है, वो देखेगा और रिव्यू करेगा। वो करेगा भी और रिव्यू भी करेगा ट्रांजेक्शन सही से हो रही है कि नहीं। कौन से ट्रांजेक्शन जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होते, जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको कितने पैसे देने, कितने करोड़ रुपए एक मैनेजर को देने, किस बड़ी कंपनी से हजारों करोड़ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो बड़े बड़े काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव को कितने पैसे मिलेंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी रिव्यू बोर्ड ही करता है। जो डायरेक्टर सीईओ है उनका जो इवैल्यूएशन है वो अनबायस्ड और न्यूट्रल तरीके से हो, ये भी बोर्ड ही डिसाइड करता है। शेयर होल्डर से कम्युनिकेशन भी बोर्ड का ही काम होता है और बोर्ड अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखना भी बोर्ड का ही काम होता है। सेल्फ असेसमेंट भी बोर्ड का ही काम रहता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या ग्रोथ के लिए बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो प्रमोट करे इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी को। जो बोर्ड है उसे इस तरह से काम करना चाहिए कि वो अपने पर्सनल डिजायर के लिए नहीं, कंपनी के फायदे के लिए काम करे। एक ऐसे गार्डनर की तरह काम करना चाहिए जो जिसके पास फूल जिसने बहुत उगा दिए लेकिन वो सिर्फ खुशबू को अपने लिए रखता है, फूल तोड़ता नहीं। एग्जांपल, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बोर्ड उस प्रॉफिट को बड़ा हिस्सा अपने लिए नहीं रखता है, वो प्रॉफिट कंपनी को ट्रांसफर होना चाहिए और कंपनी से शेयर होल्डर को ट्रांसफर होना चाहिए। फिर एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। एग्जीक्यूटिव तो जो कंपनी के साथ काम करता है वो हो गया, जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होता है, जो रूटीन डे टू डे ऑपरेशन करता है। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो पार्ट टाइम में काम करता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करता है। लेकिन लीगली दोनों की एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की लायबिलिटी सेम होती है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है उसे रेम्यूनरेशन मिलता है, उसके एक सैलरी मिलती है कि भाई आपको
2 करोड़ रुपए पर ईयर मिलेंगे और दूसरे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है उसको सिटिंग फीस मिलती है, वो जितनी मीटिंग में बैठता है उतने उसको पैसे मिलते हैं और प्रॉफिट का एक परसेंटेज मिलता है अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको अप्रूव करे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जो कोई भी कंपनी रहती है उसका एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रहता है कि किस तरह कंपनी काम करेगी इंटरनली, उसका इंटरनल मैनेजमेंट कैसा होगा। ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो रजिस्टर्ड कंपनी का रजिस्टर स्टैम्प कराना पड़ता है। उसमें अगर प्रोविजन है तो परसेंटेज दिया जा सकता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रोसेस क्या रहती है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, ऐसी ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस, ऐसे मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, ऐसी गवर्निंग रूल्स जिससे कंपनी को कंट्रोल करा जा सके, गवर्न करा जा सके। अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हम ऊपर देखे थे, स्टेक होल्डर्स की रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करी जाएगी। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को अच्छा करेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली का क्या मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें लगेगा कि भाई कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, मेरी जॉब सेफ है। एक्सटर्नली का क्या मतलब हुआ, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स जो या तो अभी है या प्रोबेबल आगे चल के सोच रहे हैं पैसा लगाने के लिए, वो भी सोचेंगे कंपनी ठीक ठाक पैसा लगाया जा सकते हैं। अगर अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो वो सेटिस्फाइड फील करेंगे। ठीक है, फिर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप स्पेसिफिक कमिटीज बना देते हो जिससे कि और एफिशिएंसी के साथ बोर्ड अपनी काम कर सके और कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर फोकस कर सके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एनहांस कर देता है कंपनी के सिस्टम को। किस तरीके से, जो नया स्टाफ है उसको वो हेल्प करता है कि समझने के लिए किस तरह काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। डुप्लीकेट काम को अवॉइड करा जा सकता है क्योंकि बोर्ड सारी चीजों को ओवरसी कर रहा है, जो डुप्लीकेट है उसको हटा देगा। जो नए लोग आते हैं उनका लर्निंग प्रोसेस ईजी बना देता है, सबको ट्रेन कर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किस तरह काम करना चेक करता रहता है। फिर एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, वेस्टफुल चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं, इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल रहती है, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होती है और ट्रांसपेरेंट वर्क स्पेस क्रिएट करने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्प करते हैं। तो बोर्ड एक्जेक्टली होता है कि बहुत तारीफ सुन रहे हैं सर हम उसकी, उस होता कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमने ऊपर देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड रहते हैं। कौन इलेक्ट करता है, शेयरहोल्डर्स इलेक्ट करते हैं, जो कि जॉइंटली ओवरसी करते हैं कंपनी के ऑपरेशन को। इनके बहुत सारे नाम रहते हैं, बोर्ड ऑफ रीजेंट्स, बोर्ड ऑफ मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ विजिटर्स, लेकिन बेसिकली इसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड या बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, जो बोर्ड है उसकी पावर, ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटीज शेयरहोल्डर इलेक्ट करते हैं और वो खुद के ऊपर इंप्लिट करता है कि भाई मेरी अथॉरिटी के पूरे बिजनेस को मुझे रन करना है। लीगली बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूटेड रहता है कि बोर्ड होना ही चाहिए। इसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो बताते हैं कितने नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम होने चाहिए किसी भी बोर्ड के अंदर और कितनी बार उनको बैठना है, कितनी बार उनको मीटिंग करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग भी कितनी करनी है कम से कम, बोर्ड मीटिंग कितनी भी करनी है मिनिमम, ये भी डिसाइडेड रहता है, मैंडेटेड रहता है, रिक्वायर्ड रहता है। जो बोर्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे काम करता है, मेंबर्स उनको चूज करते हैं और फिर वो काम करते हैं उनके बिहाफ में। जो स्टॉक कॉर्पोरेशन मतलब पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो शेयर होल्डर पे लिस्टेड है, उसमें जो शेयर होल्डर हैं वो बोर्ड को इलेक्ट करते हैं और फिर बोर्ड जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को डिसाइड करते हैं। तो हाईएस्ट अथॉरिटी कौन हुई, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। लेकिन नॉन स्टॉक कॉर्पोरेशन जो नॉन लिस्टेड कंपनीज है उसमें जो बोर्ड है वही सबसे सुप्रीम रहता है। वो डिसाइड करता है कि कौन मेंबर बनेगा कौन मेंबर नहीं बनेगा, जो नॉन लिस्टेड कंपनी रहती है उसके अंदर। ड्यूटीज क्या क्या रहती है बोर्ड की, सर ये तो हमने ऊपर देखा था, फिर से देखेंगे। तो ये गवर्न करता है पॉलिसीज क्या होती हैं और स्ट्रेटेजिक, जो ऊपर देखा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉर्पोरेट गवर्नर की ड्यूटी थी। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है। यहाँ पे हम गवर्न कर रहे हैं कंपनी की पॉलिसी किस तरह से और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जो बोर्ड है वो सही लोगों को सेलेक्ट करता है, उनको अपॉइंट करता है, उनको सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग करता है और रिव्यू करता है उनकी परफॉर्मेंस को, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ को लगाता है, बड़े बड़े लोगों को। वो टर्मिनेट भी कर सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव को। चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, बड़े बड़े लोग, ऐसा नहीं छोटे वाले एम्प्लॉइज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोडर की बात नहीं हो रही। जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जिनको निकालता है लगाता है। ये टॉप मैनेजमेंट की चीफ एग्जीक्यूटिव की बात बोर्ड करता है। वो देखता है कि रिसोर्स अवेलेबल है, एनुअल बजट को अप्रूव करता है, अकाउंटिंग करता है स्टेक होल्डर्स की, सैलरीज डिसाइड करता है कि सीनियर मैनेजर को कितने पैसे देने। जो लीगल रिस्पांसिबिलिटी रहती है बोर्ड की वो वेरी करती है कि फर्म का नेचर कैसा है, जुरिसडिक्शन कैसा है। एग्जांपल समझेंगे, अगर कोई कंपनी है जो फाइनेंस में काम कर रही है, लोगों से पैसे ले रही है और दे रही है, तो उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, ज्यादा उस पर चेक ज्यादा रहेगा। जुरिसडिक्शन क्या है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्ट करना है, तो जो यूएसए का मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अगर उस पर लिस्ट करना है कंपनी को तो बहुत मुश्किल, उसमें 1000 कंप्लायंस, 1000 रिक्वायरमेंट। लेकिन कोई ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक एक्सचेंज छोटा है, हम इजीली लिस्ट कर सकते हो अपनी कंपनी को, इंडियन कंपनी इजीली लिस्ट हो सकती है। तो फिर उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक बंदे को डिसाइड करते हैं, उनका चेयर पर्सन रहता है, जो उनको रिप्रेजेंट करता है हर चीज में, जो साइन करता है हर चीज पर। ठीक है, डेफिनेशन क्या रहती है, लेकिन रिस्पांसिबल सब लोग होते हैं, सारे मेंबर्स ऑफ द बोर्ड रिस्पांसिबल रहते हैं। ठीक है, अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं सारे स्टेक होल्डर्स को, रिलेटेड पॉलिसीज को, सारे डिसीजंस को कंपनी के। हर एक कंपनी जो होती है, हर एक पब्लिक कंपनी जो रहती है उसको मैंडेटरी है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखने हैं। फिर रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या रहता है, सर अभी तो ऊपर पढ़ा था, फिर से पढ़ लो, लिखा है, फिर से पढ़ लो। तो क्या रोल रहता है बोर्ड का, कि उसको विजन मिशन डिसाइड करना है, क्या पेस रहेगी कंपनी की अभी की और फ्यूचर डेवलपमेंट की, क्या पेस है, क्या वैल्यूज कंपनी में होनी चाहिए, किस तरह के कंपनी के गोल्स हैं वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कंपनी की क्या पॉलिसी है वो सही से अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है। तो स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर भी डिसाइड करना होता है बोर्ड को, क्या कि कंपनी की प्रेजेंट और फ्यूचर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, क्या रिस्क है, अभी और फ्यूचर में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो सारी चीजों को बोर्ड देखता है और कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है। वो डिटरमिन करता है क्या क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हमारे पास है, हम उसमें से किसी को सेलेक्ट करना, डिसाइड करना, कैसे इंप्लीमेंट करना और इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट करना, ये भी बोर्ड का काम रहता है। वो डिटरमिन करता है क्या क्या स्ट्रेटेजीज और प्लान्स हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। अभी उस स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाना पड़ेगा ताकि इंप्लीमेंटेशन ईजी हो सके। एग्जांपल समझो कि कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज रखे कि डिसेंट्रलाइज रखें, जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन फ्लो का वो मैट्रिक सिस्टम रहे या एसबीओ सिस्टम रहे, ये कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये भी बोर्ड को डिसाइड लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। डिटरमिन करना है स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को, स्ट्रेटेजी और प्लान क्या रहते हैं, डेलीगेट करना है अथॉरिटी मैनेजर्स को और देखना है कि वो सही से काम करने के लिए कर रहे हैं, डिटरमिन करना है मॉनिटरिंग क्राइटेरिया जो कि बोर्ड यूज करेगा, इंटरनल कंट्रोल सही से काम करने के लिए कर रहे हैं और सीनियर मैनेजमेंट से बात करते रहना है, ये सब बोर्ड का काम रहता है। उसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा लगाया है तो वो कोई चीज पूछते हैं और जो बोर्ड रहता है वो आंसरेबल रहता है, उनको आंसर देता है। तो जो बोर्ड है वो इंश्योर करता है कि शेयर होल्डर्स का कम्युनिकेशन सही से हो, वो उनके इंटरेस्ट को समझे, वो मॉनिटर करे
कि शेयर होल्डर्स का रिलेशन कैसे हैं और अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन को गैदर भी करता रहे और इवैल्यूएट भी करता रहे कि मुझे वो इन टच रहे विद द रियलिटी। उसके बाद वो प्रमोट करे और सपोर्ट करे शेयर होल्डर्स को, ताकि कंपनी की जो इमेज है शेयर होल्डर्स में और मार्केट में अच्छी रहे, गुडविल कंपनी की मेंटेन रहे। ये भी बोर्ड का काम रहता है। अभी स्ट्रक्चर और मेकअप कैसा रहता है बोर्ड का? जो बोर्ड है उसमें मेन वीमेन रह सकते हैं। एक साल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बनते, कई सालों के लिए बनते हैं। वो कॉन्ट्रेक्चुअल रहता है और वो रोटेट होते रहते हैं कुछ साल में। क्यों होते हैं रोटेट? क्योंकि अगर सेम ही रहेंगे डायरेक्टर्स तो उनको कोई खरीद सकता है दूसरी कंपनी वाला, उसका हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए रोटेशन होती रहती है। अब बोर्ड में कौन हो सकता है? जिसका कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या कंपनी के जो ऊपर के मैनेजमेंट में था फिर प्रमोट होकर बोर्ड में चला गया, या फिर कोई ऐसा बंदा जो कंपनी के बाहर है लेकिन अपने काम में बहुत ही अच्छा है, तो वो बोर्ड का मेंबर बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई और बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत रिस्पांसिबिलिटी वाला जॉब रहता है। अभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या रोल रहता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक्सटर्नल एम्प्लॉय रहता है, एक्सटर्नल डायरेक्टर रहता है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं रहता, कंपनी से एफिलिएटेड नहीं रहता, लेकिन डायरेक्टर्स का पार्ट रहता है। 1992 में कैडबरी रिपोर्ट आया था, खाने के लिए बोला था, खाने के लिए कुछ नहीं बोला था। कैडबरी रिपोर्ट में बोला गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक अनबायस्ड आउटसाइड व्यू बताएगा कि कंपनी का स्ट्रेटजी कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, रिसोर्सेज का काम किस तरह से हो रहा है और कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ये बहुत जरूरी है उसके लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर ऑडिटर का क्या काम क्या होता है? ऑडिटर कौन होता है? जो कंपनी के परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है और बताता है कि किस तरह से काम हो रहा है और कोई कंप्लायंस में फ्रॉड या डिस्क्लोजर में रिक्वायरमेंट जो है उसे पूरा अगर नहीं करा जा रहा है तो ऑडिटर्स को बताता है। तो ऑडिट कमेटी जो है वो ओवरसाइट करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। उसमें दो तरह की ऑडिट कमिटीज बनाते हो। एक होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट कमेटी, ये कंपनी एक्ट बोलता है बनानी पड़ती है, ये ऑडिट करती है आपके। इसमें कौन कौन हो सकता है? ऑडिटर तो होता ही है, साथ साथ में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, कितने शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वो भी रहता है। उसके साथ साथ में एक बोर्ड ऑडिट कमेटी भी रहती है। बोर्ड ऑडिट कमेटी में कौन होता है? सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हैं। उसका चेयरपर्सन कौन होता है? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, ताकि वो अनरिलेटेड हो, अनबायस्ड चीज हो, अनबायस्ड तरीके से ओपिनियन दे सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे काम कर रहा है उसका भी ऑडिट हो रहा है। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज और रोल क्या 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 होती है वो देखते हैं। वो असर्टेन करता है कि जो कंपनी की अभी की अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग पॉलिसी है, क्या वो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है और क्या वो एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। वो रिव्यू करता है कि ऑडिट रिक्वायरमेंट का स्कोप क्या क्या है, कितना है, क्या क्या ऑडिट रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, पूरी कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर रिव्यू करता है मैनेजमेंट की फाइंडिंग्स इन कंजंक्शन विद द एक्सटर्नल ऑडिटर। इट कीप्स अंडर रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स। वो रिकमेंडेशन देता है बोर्ड को कि एक्सटर्नल ऑडिटर का रेम्युनरेशन कितना होना चाहिए, उसको निकालना है, सही से उसका इंडिपेंडेंस है कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी सही है कि नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है एक्सटर्नल ऑडिटर में। वो ऑथराइज करता है इंटरनल ऑडिटर को कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो और अच्छे से कैसे कर सकते हो, और ओवरसाइट करता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को और अच्छा करने के लिए, ओवरसाइट भी देता है और असिस्ट भी करता है। किसी भी ऑडिट कमेटी का ये काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसरिप्रेजेंट ना करें और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें शेयर होल्डर को। ये ऑडिट कमेटी का काम रहता है। ठीक है, इसलिए ऑडिटर और ऑडिट कमेटी बहुत जरूरी रहती है बड़ी कंपनीज के अंदर। ठीक है, अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ग्रोथ, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो अपने आप बढ़ता जा रहा है, नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ कॉन्सेप्ट में कई सारे चेंजेस आ रहे हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट होते जा रहे हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, कंपनीज में आजकल तो क्या क्या हुआ? पहला चीज आई विसल ब्लोअर की पॉलिसी आई। विसल ब्लोअर मतलब जो एम्प्लॉय है उसे अगर लग रहा है कि मेरा जो मैनेजमेंट है वो कोई गलत चीज कर रहा है, उसके पास सबूत है, तो कंपनी अपने अंदर एक डिपार्टमेंट बनाएगी जिसमें जाके वो उसको रिपोर्ट कर सकता है। अगर उस डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं करा तो वो एम्प्लॉय जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकता है कि इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है। विसल ब्लोइंग, सीटी बजा के ध्यान आकर्षित करना। और ये लीगली रिक्वायर्ड है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ना ही आप डिमोट कर सकते हो, ना ही निकाल सकते हो, ना ही हरास कर सकते हो, लीगली रिक्वायर्ड है। तो विसल ब्लोइंग प्रोविजन बना दिया गया। उसके बाद जो कोड बना दिया गया, मैंडेटरी बना दिया गया कंपनी को बताने के लिए कि आप किस बेसिस पर मैनेजमेंट को पैसे देते हो। मैनेजमेंट को आप एक हद से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि उस पैसे पे शेयर होल्डर्स का हक है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ बोर्ड्स एन इंडिविजुअल कैन सिट ऑन, कोई बंदा कितने जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड का मेंबर बन सकता है, उसमें एक मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि वो फोकस काम करना चाहिए। और ये मैंडेटरी करा गया कि हर एक बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक फीमेल मेंबर, एक वुमेन होनी चाहिए। जो नया कंपनीज लॉ आए हैं इंडिया के अंदर उसमें ये चीजें आ चुकी हैं। और सेबी ने भी कई सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोमोटर्स होते हैं उनकी पावर को कम करा गया है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी पावर को बढ़ाया गया है कि मैनेजर को अपॉइंट करना है तो वो लोग करेंगे, डे टू डे ऑपरेशन को ओवरसी करना है तो वो लोग कर सकते हैं, रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। ऑल्सो सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज से इंफॉर्मेशन बुलाई है कि क्या क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए मार्केट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए, फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए, कॉल्यूशन, मार्केट मैनिपुलेशन को अवॉइड करने के लिए। और इसके लिए भी नया लॉ अभी इन प्रोसेस है, वो भी आने वाला है। तो और नए लॉज आ रहे हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस धीरे धीरे और अच्छा होता जा रहा है। दिस वाज इट। लेट्स रिवाइज। हमने क्या देखा? एक बंदा होता है, वो बिजनेस चालू करता है, फिर उसका बिजनेस और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता है, फिर वो एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बना देता है। प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कई हजारों एम्प्लॉइज होते हैं, उसमें हजारों करोड़ का कैपिटल इन्वॉल्व रहता है जो उसने शेयर होल्डर से लिया रहता है कंपनी ने। उसका इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है। तो जो ओनर रहता है वो शेयर होल्डर्स रहते हैं। शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, उसमें से एक को इलेक्ट करा जाता है एज द चेयरपर्सन। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सीनियर मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, सीनियर मैनेजर एसबीयू के हेड को अपॉइंट करते हैं, उस एसबीयू के अंदर डिपार्टमेंटल हेड, फिर उस डिपार्टमेंट हेड के अंदर बहुत सारे फंक्शनल हेड के अंदर शॉप फ्लोर मैनेजर और उसके अंदर एम्प्लॉय। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं। ये स्ट्रक्चर कितना अच्छा है बुरा है उससे डिटरमिन होगा कि प्रॉफिट या कमाओगे या नहीं कमाओगे, कंपनी अच्छी है बुरी है, इन्वेस्ट करे नहीं करे। तो जो लोग कंपनी में इंटरेस्टेड रहते हैं वो पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। उसमें कौन कौन होगा? कस्टमर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, इन्हें कहते हैं स्टेक होल्डर्स। तो अभी देखते हैं चैप्टर। इसमें हम देखेंगे कुछ कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है, ज्यादातर बड़ी कंपनियां इवेंचुअली बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो फोर्सेबल फीचर से चलती जा रही है। तो वो क्यों चल रही है? क्योंकि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है। तो समझते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो मैकेनिज्म है जो डिटरमिन करता है कि कंपनी कैसे चलेगी और अच्छी तरीके से कैसे चल सके, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगी, किस तरह कंपनी को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करा जाएगा, वो होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम क्या देखते हैं कि बैलेंस करने की जरूरत है कि कंपनी का खुद का इकोनॉमिक गोल और सोसाइटल गोल दोनों के बीच में बैलेंस करा जा सके। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा रहेगा, इंटरनल कंट्रोल कैसे रहेगी, कैसी क्वालिटी शेयर होल्डर्स को दी जाएगी, ये सारे जो डिसीजंस है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आते हैं। इन सारे जो प्रोसेस है जिसमें कंपनी किस तरह डायरेक्ट और कंट्रोल करी जाएगी वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट होता है।
किस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करा जाएगा। सारे मैनेजमेंट के डिसीजन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए और कंपनी की लाइफ को बढ़ाने के लिए। अगर कोई कंपनी है जो चाहती है कि उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उसका अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा रखना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा और अच्छा दिखना भी पड़ेगा किसी भी कंपनी को, उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, कंपनी की लाइफ अच्छी करने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और जो पूरी इंडस्ट्री है उसको प्रॉफिटेबल रखने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस होती है, 3 प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो अच्छा होना चाहिए इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग जो है वो फेयर होनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग बहुत हाई रहती है। इन सबको सॉल्व करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और अच्छा करने की जरूरत है। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्ट्रक्चर आप बता दो, उनको अकाउंटेबल बना दो, कौन क्या काम करेगा, कितना रेम्युनरेशन को दे रहे हो। फिर ऑपरेशनल लेवल पे एम्प्लॉइज को एम्पावर करो ताकि जो बोर्ड है या जो मैनेजर्स है वो फ्रॉड ना कर सके। अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग है वो और स्ट्रिक्ट बना दी गई है कंपनीज एक्ट, सेबी गाइडलाइंस और आरबीआई ने, ताकि कोई भी चीज शेयर होल्डर्स को गलत ना पता चले और अगर कोई गलत बता रहा है शेयर होल्डर्स को तो उसको पेनलाइज करा जा सके। फिर शेयर होल्डर्स में वोटिंग को डेमोक्रेसी को एनहांस करने के लिए वोटिंग के अलग अलग मेथड्स आ चुके हैं, अलग अलग तरीके आ चुके हैं। प्रॉक्सी हो गया, शो ऑफ हैंड हो गया और वोटिंग बाय पोल हो गया। इस केस में अगर किसी ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करी है, आपने फॉल्स प्रोस्पेक्टस बताया, गलत रिपोर्टिंग करी है, तो एम्प्लॉय डायरेक्टर को, एम्प्लॉय और ऑडिटर को नहीं, डायरेक्टर को भी जेल भेज दिया जाएगा, उसे फाइन कलेक्ट करा जाएगा। कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बन सकता है, ऐसा बंदा जो कि क्वालिफाइड होता है, इसके बाद एक्सपीरियंस होता है। उसमें बोर्ड के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कंपनी से अलग रहते हैं, एक्सटर्नल रहते हैं, तो वो अनबायस्ड अपना ओपिनियन दे सकते हैं। रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है बोर्ड की, कि विजन डिसाइड करते हैं, मिशन डिसाइड करते हैं, स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं, किस तरह से सीनियर मैनेजमेंट को एम्प्लॉय करना है, उसको कितना रेम्युनरेशन देना है, उसके परफॉर्मेंस को चेक करना है। बोर्ड खुद किस तरह से काम करता है उसको भी खुद चेक करता है, बोर्ड का ही काम रहता है वो। फिर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कि पार्ट टाइम पे काम करता है, सिटिंग फीस उसको मिलती है, प्रॉफिट का परसेंटेज मिलता है और कंपनी से अलग होता है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है ये, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, अगर प्रोसेस आपका अच्छा है तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सारी ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट कंट्रोल्स और गवर्निंग रूल्स रहता है जिससे कंपनी को कंट्रोल करा जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो इंटरनल और एक्सटर्नली दोनों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके स्टेक होल्डर्स का, ठीक है। उसके बाद बोर्ड क्या होता है, बोर्ड वो लोग रहते हैं जिनको शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं, जो कि जॉइंटली ओवरसी करते हैं कंपनी के ऑपरेशंस के। बहुत सारे नाम रहते हैं। इस केस में लीगली रिक्वायर्ड रहता है कि कितने नंबर ऑफ मीटिंग्स करने, कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रहने। जो लिस्टेड कंपनी रहती है उसमें शेयर होल्डर्स बोर्ड को अपॉइंट करते हैं और बोर्ड सीईओ को अपॉइंट करता है, लेकिन जो नॉन लिस्टेड कंपनीज रहती हैं उसमें बोर्ड ही सबसे सुप्रीम रहता है। बोर्ड की ड्यूटीज हम देख चुके हैं। उसके बाद बोर्ड की डेफिनेशन क्या रहती है ऊपर देख चुके हैं, उसका रोल देख चुके हैं। स्ट्रेटजी डिसाइड करता है बोर्ड कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, अभी और फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस है हमारे पास। अलग अलग स्ट्रेटजी ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना, स्ट्रेटजी डिसाइड करना, स्ट्रक्चर डिसाइड करना, प्लान डिसाइड करना, मैनेजमेंट को चीजें अथॉरिटी डेलीगेट करना और उनके काम को रिव्यू करना, सीनियर मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना, शेयर होल्डर से बात करना, ये कम्युनिकेशन मेंटेन करना, ये भी बोर्ड का काम रहता है। स्ट्रक्चर क्या रहता है बोर्ड का, इसमें एक से ज्यादा साल के लिए लोग आते हैं, उसका रोटेशन होता रहता है। और कौन बन सकता है डायरेक्टर, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट अपर मैनेजमेंट या कोई एक्सेप्शनल इंसान ही बन सकता है डायरेक्टर, बोर्ड का मेंबर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या रहता है, जो कि एक्सटर्नल रहता है, जो कि अनबायस्ड ओपिनियन दे सकता है कंपनी किस तरह चल रही है। ऑडिटर क्या होती है, 2 कमेटी बनती है, एक होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट कमेटी और एक होती है बोर्ड ऑडिट कमेटी। स्टैट्यूटरी ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और दूसरे डायरेक्टर्स रह सकते हैं, लेकिन बोर्ड कमेटी में सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को चेयर करता है, ताकि बोर्ड किस तरह काम कर रहा है उसे इन चेक रखा जा सके और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और बढ़ाया जा सके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, जैसे कि विसल ब्लोइंग का प्रोविजन आया है। उसके बाद जो कंपनी है वो किस तरह टॉप मैनेजमेंट को पैसे देती है उसको डिस्क्लोज करना है। एक फीमेल मेंबर कम से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बोर्ड्स का पार्ट बन सकते हो कोई भी मैनेजर, वो भी मैंडेटेड है। और नए रूल्स ला रहा है सेबी, नई चीजें ला रहा है ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग फ्रॉड को बंद करा जा सके। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अच्छा होता जाएगा, लॉ और स्ट्रिक्ट होते जाएंगे ताकि और फ्रॉड कम करे जा सके। दिस वाज द चैप्टर, टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।